वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आपका शो कहानी कुर्सी की। मैं सौरभ शर्मा आपके साथ मेहमानों के साथ मौजूद हूं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, राहुल महाजन जी, समीर चौगांवकर साहब, प्रोफेसर संगीत रागी जी हमारे साथ हैं। एक खबर जरा प्रोफेसर साहब के राज्य से, बिहार से। आपको एक अंग्रेजी में एक शब्द होता है डेजावू। डेजावू प्रोफेसर साहब सब समझते हैं डेजावू मतलब आपको जब अनुभूति हो ये तो मैंने पहले देखा है ना, ये अभी तो हुआ था, ये दोबारा मुझे दोबारा वैसा क्यों याद आ रहा है कि पहले हो चुका है मेरे साथ, ये घटना मैंने पहले देखी है। तो बिहार में डेजावू, डेजावू, री डेजावू, री 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 डेजावू सब हो गया और हो रहा है पुल टूटने पर। ये अररिया का एक पुल है, उद्घाटन से पहले ध्वस्त, धड़ाम। इस पर कोई चल रहा होता, भगवान की कृपा है कि कुछ चला नहीं क्योंकि खुला नहीं था, क्या हालत होती। ये पुल बनाया गया है। एक बार आप जरा वहां जो आवाजें उनके साथ आप पूरा एक बार वीडियो देखिए, फिर उसके बाद बात करेंगे। आप पानी को ना देख लीजिए, पड़रिया का पुल देखिए, 1 साल भी नहीं हुआ था इसको बनने से, देखिए टूट गया ये थोड़ा सा। अब लोगों के लिए तो वो एक कौतूहल बन जाता है, किसी के सामने इतना बड़ा पुल गिर रहा होगा तो वो लोगों के लिए तो कौतूहल हो गया। लेकिन सोचिए जरा, इसमें इन्हीं लोगों के, गरीब लोगों के करोड़ों करोड़ रुपए भी नदी में समा गए। अच्छा, पहली बार नहीं हो रहा है। मैं आपको दूसरा विजुअल दिखा रहा हूं, तस्वीर दिखा रहा हूं। भागलपुर का दिखा दीजिए जरा। भागलपुर में पुल गिरा था, डेट भी बताऊंगा आपको। भागलपुर, ये भागलपुर का पुल है, 30 अप्रैल 2022 को गिरा। एक अभी 24 में गिरा, ये 30 अप्रैल 2022 का पुल है भागलपुर का। भागलपुर खगड़िया ब्रिज था ये गिरा उसी बिहार में। ये तो लंबा चौड़ा पुल बांध दिया था भाई, गिर गया। हर बार क्या होता है, जांच कमेटी बनती है, कुछ अफसर निलंबित होते हैं, कंपनी ब्लैकलिस्ट होती है या कंपनी को नोटिस दिया जाता है। हर मामले में वही हुआ, इस बार भी वही हुआ। एक और है, एक और आप दरभंगा का भी है, वो भी दिखा दीजिए। दरभंगा 16 जनवरी 2023, ये दरभंगा है। ये देखिए, ये पुल तो मुझे लग रहा है अभी मन में ही बन रहा था, उससे पहले गिर गया। इसकी दशा ये बता रही है 16 जनवरी 2023। लेकिन ये 2 साल के सिलसिले हैं। 30 अप्रैल 2022 भागलपुर खगड़िया पुल, 9 जून 2022 सहरसा, जुलाई 2022 कटिहार में, 18 नवंबर 2022 नालंदा में, 16 जनवरी 2023 दरभंगा में, 19 फरवरी 2023 बिहार सरमेरा में, 19 जून 2023 सारण में, 4 जून 2023 खगड़िया में, और अब ये अररिया में। ये पुल मेरे को अभी किसी ने लिख करके भेजा है, बिहार में पुल क्यों गिरते हैं। बात सही है, मेरे को तो कहीं और से ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती, बिहार में ऐसा क्या होता है कि पुल गिरते रहते हैं। अब मजेदार बात देखिए आप, इसमें नितिन गडकरी जी को एक स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है। नितिन गडकरी जी विभाग देखते हैं देश भर में रोड ट्रांसपोर्ट का। उन्होंने ये कहा है कि भाई ये पुल मैंने नहीं बनाया था, ये पुल मैंने नहीं बनाया। बिहार के अररिया में दुर्घटनाग्रस्त पुलिया का निर्माण केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत नहीं हुआ, बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत इसका काम चल रहा था। बिहार में सरकार किसकी है? एनडीए की सरकार है। वही गडकरी जी क्या करें, उनको अपना मंत्रालय बचाना है। पर हमारे नहीं, हमारा पुल नहीं था, उनका पुल था, गिर गया। क्या होता है बिहार में सर, आप ही बताएं। मतलब देखिए, शब्द नहीं है इसके लिए। मैं वाकई मतलब मुझे कोई अजूबा भी नहीं लग रहा है। इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि ये मैं जानता हूं कि कहा जाता है ना, समथिंग रॉटन इनसाइड। तो कुछ तो है जो सड़ांध है बिहार के अंदर। आप ये देखिए, आप चला रहे हैं यहाँ पर कि जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया है, मंत्री को क्यों नहीं इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है? मैं बार बार फिर कर रहा हूँ, जब आप कॉन्ट्रैक्ट अलॉट करते हैं, उसका क्वालिटी मॉनिटरिंग करते हैं, इंजीनियरिंग इन्वॉल्व है उसमें, क्वालिटी इन्वॉल्व है, ठेकेदार इन्वॉल्व है, आप एक दो जूनियर इंजीनियर को करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो वैसे ही है लीपापोती कर देना।
पीडब्ल्यूडी मंत्री को क्या इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए? क्या वो जितने सारे चीफ इंजीनियर और सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी के थे जिन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूव किया होगा, क्या वे इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? क्या उनके खिलाफ ये सारा एफआईआर होगा? क्या पहले एफआईआर हुआ था? अरे सर, एक मामले में हो गया होता तो अब बाकी पुल नहीं करते। मैं कह रहा हूं एक में ठांस दिया गया होता ना। बता रहा हूं, बिहार सरकार में जब नीतीश जी शुरुआत में आए थे, जब रोड बना रहे थे, तो आप देख सकते हैं कि बिहार में अद्भुत रोड बनाया है नीतीश जी ने, यह भी स्वीकार करना पड़ेगा। बहुत अच्छा। पहले होता था क्या, उन्होंने एक टर्म्स रखा था कि जो भी सड़कें बनेंगी उसके 5 साल तक मेंटेनेंस की जिम्मेदारी आपकी रहेगी, और यदि उसमें कुछ भी खराबी निकला तो हम ब्लैक लिस्ट कर देंगे। नतीजा यह है कि जो कुछ भी सड़कें बनी, वाकई चमकीली सड़कें पूरे बिहार में बनी। ये पुल को लेकर के, नीतीश जी हो, बीजेपी हो, कोई और हो, वहां तो सबने हाथ धो लिए ना सरकार में। और नीतीश जी तो है ही हैं 20 साल से, 25-20 साल से तो है ही हैं। क्या मतलब कब तक इंतजार करेंगे भाई? सही बात अब जाके बोले। बिहार का ग्रह है नीतीश कुमार। ग्रह नक्षत्र वाला ग्रह, वो जो राहु केतु लग जाता है ना, तो वो वाला ग्रह है। भाजपा के साथ आ जाए तो भाजपा वाले बचा ले, राष्ट्रीय जनता दल के साथ आ जाए तो कितना भी गलत काम आ जाए राष्ट्रीय जनता दल वाले बचा लें। दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा बचा लें, क्योंकि पता नहीं कब फिर नीतीश जी पलटी मार के आ जाए। लेकिन उसमें किसका पूरा जीवन पलट गया है? बिहार के लोगों का। और मैं बार बार कहता हूं कि 2005 से 10 में नीतीश कुमार ने जो कमाल का काम किया, लालू यादव ने जो अंधेरे में ढकेल दिया था, जो गुंडागर्दी, जो अपराध, जो अत्याचार, जो हिंसा, उससे खींच कर वो आदमी लाया और कानून का राज हो गया, सड़क बन गई, बिजली आने लगी, अच्छा लगने लगा। अच्छे स्कूल, उद्योग धंधे स्कूल भी बना, लेकिन उद्योग धंधे कहां लगे? जो बिहार की कार्य संस्कृति थी वो कहां बदली? आप सोचिए, किसी और राज्य में एक पुल गिरा होता तो उस आदमी को अब तक शायद नींद नहीं आती। अरे मोरबी का पुल, मोरबी का पुल याद कीजिए ना, क्या कुछ हुआ था, क्या कुछ हुआ था। उसके बाद प्रधानमंत्री तक को जाना पड़ गया था और जांच हुई थी। जो उसका मालिक था उसकी गिरफ्तारी हुई थी, जो कौन सी घड़ी वाला था जो उसका मालिक था, बनारस में भी तो उसका कर रहा, बनारस में गिरा। सवाल यहां यह है कि जब राज्य का मुख्यमंत्री की मनोदशा में नहीं है, मैंने कई बार पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूं, ये सोचते हुए भी कह रहा हूं कि अभी ढेर सारे लोग टूट पड़ेंगे कि आप कहना क्या चाहते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मानसिक अवस्था में नहीं है कि वो बिहार को चला सके। उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। उसके बाद ये जो जिसने टेंडर किया है, जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, जो इंजीनियर है, जो दूसरे लोग हैं, ठेकेदार जो है, उसके बाद वो सब जवाबदेह होंगे। अगर नीतीश कुमार को जवाबदेह आप नहीं ठहरा पाएंगे, वो ऐसे ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे, तो फिर गड़बड़। इस बार तो मतलब अब ये जो पुल गिरा है ना, ये होना चाहिए लास्ट नेल इन द कॉफिन। और इसके लिए जो जिम्मेदार है वो तो हुई, लेकिन टॉप तक इसकी जो है बक स्टॉप्स एट द टॉप, वहां पर जाना चाहिए। भाई क्या मजाक बना लिया क्या आप लोगों ने? और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि समथिंग रॉटन, कुछ सड़ गया है अंदर। भाई पुल बांधना आज के जमाने में कोई ऐसा काम है क्या कि नहीं कर पा रहे? नहीं, कौन इंजीनियर थे, कैसे इंजीनियर थे, क्या क्वालिफाइड इंजीनियर थे या नहीं थे? नहीं, मैं फिर आपको बता रहा हूं, कुछ सूचना है इसलिए मैं कह रहा हूं, क्वालिफाइड इंजीनियर थे, उसमें एसोसिएटेड नहीं थे पुल बनाने में। अभी जैसे नीट का मामला चल रहा है, कोई जो लाखों रुपए दे करके, रिश्वत दे करके जो क्वालिफाई किया होगा, वो जाकर के किसी आदमी की जान लेगा अगर डॉक्टर बनेगा तो। ऐसे ही कोई रिश्वती जो है वो इंजीनियर बन गया होगा, वो सरकार में आ गया होगा। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया है, ऐसी टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन अब क्या ये इसका अंत करने के लिए आपको कोई बहुत बड़ी सर्जरी करने की जरूरत है बिहार में? कैसे और वो पूरे टॉप कौन कर पाएगा? नहीं, देखिए भाजपा को भी पता है, भाजपा करे, लेकिन नीतीश कुमार को इसलिए रखे रहेंगे कि सरकार चलती रहे। समीर देखिए सर, मुझे लगता है इस तरीके से पुल तब गिरते हैं जब 80% कमीशन और 20% कंस्ट्रक्शन का होता है किसी ब्रिज के अंदर, कि 100 रुपया खर्चा तो 80% तो बढ़ जाता है, बंदरबाट हो जाती है अधिकारियों के और ठेकेदारों के बीच में और नेताओं के बीच में, और 20% कंस्ट्रक्शन होता है। तो इस तरह की घटनाएं देखने को, दुर्घटनाएं देखने मिलती है। जनता का करोड़ों रुपया पानी के अंदर बह जाता है, फिर टैक्स लगाएंगे, फिर पैसा इकट्ठा करेंगे और फिर ब्रिज बनाया जाएगा। और ये सभी हो रहा है। आप देखिए बिहार के अंदर, तो उस दिन मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, 15-15 साल से एक ही विभाग में अधिकारी इंजीनियर बैठे हुए हैं। जो लालू के समय और तेजस्वी के समय बड़ी पोस्ट पे थे, वो नीतीश और बीजेपी की सरकार में भी बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, रिटायर ही नहीं हो रहे। और दूसरे अधिकारी जो जहां बैठ गए
वो जो क्या सरकार आती है वो क्या आप कीजिएगा, setting वो तो करके वहाँ पे केंद्र नहीं में आते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तब भी जो है वो मलाई जो है वो वही वामपंथी चाट रहे हैं। वो सिर्फ उन्होंने कुर्ता बदल लिया है, भगवा बदल लिया है, वो बड़े बड़े पोजीशन पे आकर के बैठे हुए हैं। और ये सिर्फ एक ये कोई ऐसा इंजीनियर की थोड़े गलती है। नहीं है, ये पूरे सिस्टम की गलती है सर। इसके अंदर बिहार का मिनिस्टर आदमी शामिल कब है, तक, मैं ये कह रहा हूं, बिहार का आदमी कब तक अपनी किस्मत को रोएगा? कुछ तो बदले भाई। देखिए मैं वही कह रहा हूं ना, बिहार का आदमी तो करे क्या, वो तो हर बार बदलाव के लिए देता है ना। नीतीश जी को तो नंबर 1 से नंबर 3 पर ले आया, लेकिन क्या करें, भारतीय जनता पार्टी तैयार है, उधर राष्ट्रीय जनता दल तैयार है। दोनों के अपने झगड़े में बिहार के लोग पीस रहे हैं। नीतीश कुमार के गए बगैर कुछ नहीं बदलेगा, आप कह रहे हैं? बिना नीतीश कुमार के बदले कैसे बदल सकता है? किसी भी राज्य के बदलाव में वहां के मुख्यमंत्री उस नेता की ही भूमिका होती है। जब बिहार में बर्बादी हुई तो भी नेता लालू प्रसाद यादव थे, और जब अच्छा हुआ तब भी नीतीश कुमार थे, तो जब बुरा हो रहा तो नीतीश कुमार। राहुल जी देखिए बड़ा साफ है, अगर बीजेपी सच में करप्शन को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है तो ये तो साफ तौर पे करप्शन के मामले दिखाई देते हैं। अगर पुल ठीक से बना होता तो इस तरह से नहीं गिरता, और आपने तो पूरा डेटा दिया है कि किस तरह से बिहार में लगातार जो है पुल गिरने की घटनाएं हुई हैं। तो ऐसे में जितने भी पैनलिस्ट हैं उन्होंने सबने ये बोला कि आखिर कुछ ना कुछ तो सड़ा हुआ है जिसके कारण इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और अगर बीजेपी सच में सीरियस है तो उन्हें नीतीश कुमार के जरिए भी और उनको भी प्रेशराइज करके इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाना पड़े। चलें, खैर बात जो जहां चर्चा हुई है, उम्मीद करते हैं सही कानों तक पहुंचे। अब जरा एक और जगह की बात हम कर लें। हरियाणा और महाराष्ट्र की बात रह गई थी करने की। महाराष्ट्र के अंदर जब से देवेंद्र फडणवीस ने ये पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि मुझे सरकार की जगह पार्टी में काम करने दिया जाए, तो बड़ी चर्चा चली कि भाई वहां कुछ सब कुछ ठीक नहीं है क्या? अगर फडणवीस साहब पहले बहुत खुश तो नहीं रहे होंगे जब उनको चीफ मिनिस्टर रहने के बाद उप मुख्यमंत्री बनाया गया शिंदे सरकार के अंदर। बहरहाल अब वहां पर क्या हो रहा है, चुनाव से पहले क्या रीअलाइनमेंट्स चल रहे हैं। एक चर्चा ये भी चल रही है कि अजीत पवार जो है, अजीत पवार से बीजेपी का मन भर गया, और ये बात अजीत पवार को पता चल गई, और अजीत पवार अब चाचा से मिलने भी गए थे शरद पवार से, अब वो फिर पलट सकते हैं। अच्छा, उनके पलटने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, जो आदमी सुबह सुबह 7 बजे उप मुख्यमंत्री की शपथ ले चुका हो और फिर उसके बाद वापस चला जाए, नशा तो उतरना कुछ भी हो चाहिए। सकता है। क्या हो रहा है महाराष्ट्र में समीर जी? देखिए देवेंद्र फडणवीस ने दोनों खेमों का बताइएगा। देखिए देवेंद्र फडणवीस ने 2 बार सार्वजनिक बयान दिए थे, जिससे पार्टी को मतलब थोड़ी तकलीफ हुई होगी, पार्टी में हलचल हुई थी। एक तो तब दिया था जब उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया था, उन्होंने सार्वजनिक रूप से कह दिया था कि मैं मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहता हूं, मैं संगठन का काम करूंगा, मैं शपथ ग्रहण नहीं करता हूं। तब नड्डा जी ने फोन किया, पीएम ने फोन किया, उन्होंने शपथ ग्रहण किया था। अब जिस हिसाब से 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम महाराष्ट्र में आए और भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों पर जाकर टिक गई है, तो देवेंद्र फडणवीस ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि भाई अगर प्रदेश देखना है, विधानसभा चुनाव जीतना है, तो आप मुझे संगठन में भेजिए, मुझे फ्री हैंड दीजिए। यह नहीं हो सकता कि मैं प्रदेश का उप मुख्यमंत्री रहूं, मैं प्रदेश का सबसे बड़ा चेहरा रहूं, और उसके बाद निर्णय जिस तरीके से हो जिससे मैं सहमत नहीं हो, और बाद में जब हार का ठीकरा फूटे तो यह कहा जाए कि देवेंद्र फडणवीस संगठन में क्या देख रहे थे। यह कहा गया है देवेंद्र फडणवीस के चुनाव परिणाम आने के बाद। नहीं, ये उन्होंने क्लियरली अपनी पार्टी को बोला है, जैसे आप बोल रहे हैं। बिल्कुल, ये उन्होंने संदेश दे दिया है, और इसलिए उन्होंने कहा था कि मुझे आप संगठन में भेजिए। आप सरकार में मुझे जरूरत नहीं है, सरकार 2 लोग चला रहे हैं, मुझे आप संगठन में भेजिए, मैं परिणाम लेकर आता हूं। कि देवेंद्र फडणवीस जानते हैं कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनना है तो भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर सरकार लाना होगी, या कम से कम 125 से 130 सीटें जीतनी होगी, तभी वह मुख्यमंत्री महाराष्ट्र अजीत पवार वाली बात सच है क्या? देखिए, अजीत पवार के संग भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा संबंध फिलहाल नहीं चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि वो अपनी पत्नी को राज्यसभा ना भेजे, वहां किसी कार्यकर्ताओं को भेजे, और जिस तरीके से अजीत पवार मनमाने फैसले ले रहे हैं, मंत्रिमंडल में रहने के बाद भी डिसाइड हो गया उनकी पत्नी जाएंगी राज्यसभा, नॉमिनेशन भर दिया था उनके वाइफ ने, हाँ, दूसरा नहीं था, वो जाना तय हो गया। और मंत्रिमंडल में जिस तरीके से वो फैसले ले रहे हैं वहां पर वित्त मंत्री के रूप में बिना किसी सलाह से लिए, उससे भी देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे असहज है। लेकिन शरद पवार से जो मीटिंग हुई वो इसी सिलसिले में हुई है क्या? देखो, उसमें तो व्यवसायिक हित भी है ना, पैसों का लेन देन भी चलता है ना, बिजनेस बहुत कॉमन है सबका, तो पैसा जो आता है साल भर का उसके बंटवारा भी होता है, तो वो व्यवसायिक हित भी साधे जाते हैं कि किस कंपनी में कहां पैसा लगा है, कितना आ रहा है, वो भी चल रहा होगा। राजनीतिक बात भी होगी। लेकिन एक और बड़ी खबर है कि अभी तो एकनाथ शिंदे और सिर्फ अजीत पवार की बात थी, अब तो राज ठाकरे भी कह रहे हैं कि मुझे 25 सीटें चाहिए विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए, मैं इंडिया का सहयोगी हूं, अगर मुझे 25 सीटें नहीं दी बीजेपी के सारे संकटों का हल यही है जो आपने कहा कि अपने मेजॉरिटी अपने दम पर ले आओ। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर लड़े, उसे ना एकनाथ शिंदे की जरूरत है, ना अजीत पवार की जरूरत है, ना राज ठाकरे की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी अगर अकेले चुनाव लड़ती है 288 सीटों पे, तो यह तय है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी दम पर सरकार अभी जो नतीजे आए हैं उसके बाद तो ये बड़ा दूर का मतलब ख्याली पुलाव भी, और वो भी साथ में गए इसलिए नतीजे आए सर, ख्याली पुलाव और वो भी जले हुए मालूम पड़ रहे हैं। देखिए, मुझे अभी भी लगता है, देखिए ये नतीजे जो हैं ये किस कारण से आए हैं। एक सिंपैथी वेव जो है वो शिवसेना उद्धव ठाकरे के लिए थी, वो देखिए मुझे नहीं लगता कि ये नतीजे जो है बीजेपी के सीधा अगेंस्ट है। बीजेपी
सच में पूरी ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ती और ज्यादा और अकेले चुनाव लड़ती तो शायद नतीजे इससे बहुत बेहतर होते। आप अभी भी मानते मैं अभी भी मानता हूं बीजेपी को। अच्छा छोड़ी, कितनी सीटों पर लड़ी भाजपा? 28 सीटों पर। 28 सीटों पर कितनी आई? 9। 9। और आप अभी भी कह रहे हैं कि बीजेपी सारी लड़ती तो बड़ा अच्छा होता। नहीं तो ये बीजेपी के ही अगेंस्ट वोट नहीं हुआ होगा, ये इनके गठबंधन के अगेंस्ट भी वोट हुआ होगा। हम सारे लोग ये मानते थे कि अजीत पवार का आना एक लायबिलिटी है। अजीत पवार के आने से अब सिर्फ अजीत पवार के आने से आप मान रहे हैं बीजेपी इतना हार जाएगी? अजीत पवार के साथ अकेले थोड़ा वो आए, उनके साथ बहुत सारी पार्टी के लोग आए हैं। अजीत पवार कितनी सीटें लड़े सर? लेकिन मैं ये बोल रहा हूं फिर भी 4 सीटें लड़े। हाँ 4 सीटें। सौरभ जी सिर्फ वो आप मामला ये क्यों नहीं मान है रहे हैं जो कि गठबंधन जिस के तरफ प्रति वो जो है राहुल जी वो इशारा एक कर रहे पर्टिकुलर हैं, माहौल नहीं हुआ होगा। पूरा एनडीए के तौर पे आप चुनाव लड़े हैं और ना? आप कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे वाला प्रकरण भी ना हुआ होता, अजीत पवार वाला भी ना हुआ होता। बिल्कुल। और मैं ये मानता हूं कि अगर अकेले बीजेपी इनको इन लायबिलिटीज को लेके बीजेपी महाराष्ट्र में कुछ नहीं कर पाए। तो ये जो सरकार गिराई थी उद्धव ठाकरे को, गलती थी बीजेपी? बिल्कुल गलती थी, गलती और थी। मुझे लगता है कि उद्धव लोकसभा में उसका नुकसान हुआ, विधानसभा में भी होगा। उद्धव ठाकरे और बीजेपी एक दूसरे को वहां पे बहुत ज्यादा पूरक है। अगर आप वोट शेयर के मामले में देखेंगे तो एक दूसरे को ट्रांसफर करते थे। उससे पहले कई उपचुनाव हुए थे और उपचुनाव के आंकड़े ये बता रहे थे, परिणाम बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जो उद्धव और शरद पवार के गुट और कांग्रेस इन तीनों के कॉम्बिनेशन को झेल नहीं पा रही है। सारे चुनाव परिणाम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थी, कस्बा पे ठा रही थी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जो ऑपरेशन किया या ऑपरेशन हुआ, सिंधे टूट करके आए या तोड़ा गया, जो भी कारण हो, उससे सिंपैथी बनी या नहीं बनी ये अलग एक मुद्दा है। फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ नहीं फायदा हुआ, बिल्कुल सही बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने गणित जरूर किया था। ऐसा नहीं था कि उन्होंने वह हवा में ये कर दिया था, उनका गणित साफ था कि ये जो फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन बना है इससे चुनाव परिणाम हमारे पक्ष में जाते हुए नहीं दिख रहे हैं, और यदि ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो लोकसभा में हमको डैमेज होगा। और हर व्यक्ति चाहता है कि हम उस डैमेज को कंट्रोल करें, दुश्मन को कमजोर करें। इसलिए यदि दुश्मन टूटने के लिए तैयार है तो भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं। अब सिंपैथी वेव मिली ना मिली, अब वो तो हमारे सामने है पड़ा हुआ। लेकिन हम ये नहीं भूल जाएं कि सिंधे गुट को जो 7 सीटें मिली हैं वो कोई कम बड़ी बात नहीं है भाई। उद्धव उनका परफॉर्मेंस तो ठीक है। उद्धव कहते हैं कि हमको बहुत, उनको तो बहुत अच्छा तो नहीं मिला, 9 बराबर मिला ना, उद्धव 2 सीटें ज्यादा मिली, 2 सीटें ज्यादा मिली। तो ये तो नहीं कह सकते हैं ना कि वो कंप्लीटली साइन ऑफ कर दिए गए या वो मार्जिन पे चले गए। लेकिन इनका एक कहना है कि बीजेपी, समीर जी का, कि बीजेपी को अगर वहां बेहतर कम से कम अब करना है विधानसभा चुनाव में तो सबको अलग करें और आप अकेले चुनाव लड़ें। बिल्कुल लड़ना चाहिए। नहीं देखिए, आज की स्थिति में ये फॉर्मूला भी एकदम ठीक नहीं है। ये फॉर्मूला तब काम करता जब, जिसको हम कहते हैं ना कि जहां वो 122 सीट पर थे, उसके बाद 105 सीट पर विधानसभा में आए, जो अकेले का नंबर था, और वो तय करते कि हम अकेले ही लड़ेंगे, तब बाहर से आप सपोर्ट के जरिए, या जिसको कहते हैं कि एक अलग तरह के समीकरण शायद बनते। लेकिन अभी अगर भारतीय जनता पार्टी ये प्रयास करेगी तो बहुत बुरा औंधे मुंह गिरने वाली है। उसके सामने एक विकल्प जरूर है, अजीत पवार पर उसे सोचना चाहिए। छगन भुजबल, उनकी पार्टी के नेता, वो लगातार कह रहे हैं कि भाई दूसरे राज्यों में भी तो हार गए, लेकिन भुजबल भी जा रहे हैं। महाराष्ट्र में अजीत पवार एक तरह से कहें कि लायबिलिटी बन गए। और जब आप कहते हैं कि क्या ये 4 सीट लड़ने वाला, देश भर के परसेप्शन में नुकसान किया, महाराष्ट्र में नुकसान किया, और जो सबसे बड़ी बात थी कि सरकार होने के बावजूद पूरा जो महाराष्ट्र का नैरेटिव था वो प्रो महाविकास अघाड़ी था, महायुति के साथ नहीं था। भारतीय जनता पार्टी को इस तरह भी देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के भीतर महाराष्ट्र में, जैसे अभी हम कांग्रेस की बात कर रहे थे हरियाणा में, महाराष्ट्र में कम से कम 4 से 5 धड़े तो मुझे तुरंत ध्यान में आ गए, ये बोलते हुए ध्यान, बीजेपी के विद इन बीजेपी नहीं। आज की तारीख में देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी के बीच में क्या है? विनोद तावड़े यहां भले राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर हैं, लेकिन उनकी किससे बनती है, किससे नहीं बनती है? पंकजा मुंडे कहां खड़ी हुई हैं? पूनम महाजन का टिकट कट गया, जो अप्रत्याशित था। मेरा भी मानना है कि नहीं कटना चाहिए था, कोई वजह नहीं थी। आप एक साथ जब कई चीजें आप डिस्टर्ब करते हैं तो हो सकता है कि अचानक वो खट से ठीक हो जाए, जैसे पजल होता है ना कि आप तेजी में, लेकिन क्या आप तय करके कर पाएंगे? अब समय सर रह गया, आप मेरा मानना है क्या करना चाहिए विधानसभा के लिए? भारतीय जनता पार्टी को अजीत पवार को छुटकारा पाने का कोई रास्ता तलाशना चाहिए। एकनाथ शिंदे उनके लिए एसेट हैं, लायबिलिटी नहीं है। अगर उद्धव ठाकरे को सहानुभूति का वोट मिला और बिना सहानुभूति के 7 सांसद कम सीटों पर लड़कर एकनाथ ले आए तो एकनाथ की ताकत कम नहीं,
कल को अगर उद्धव के साथ रीअलाइनमेंट हो तो उधर जाना चाहिए, वो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है बीजेपी। चलिए साहब, आज